गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। स्वागत है आपका अपने एनएजी कोचिंग क्लास के अंदर। तो हमारा टॉपिक चल रहा है आदिकाल में रासो साहित्य। तो हमने कल वाली वीडियो के अंदर क्या है, पृथ्वीराज रासो और विशलदेव रासो इन दोनों के ग्रंथों के बारे में चर्चा कर ली है। आज हम जो बाकी के ग्रंथ है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम परमार रासो पढ़ते हैं। परमार रासो तो परमार रासो के रचयिता कौन है? जगनिक। परमार रासो जगनिक। और रचना काल? ग्यारह सौ तिहत्तर ईस्वी। अगर विक्रम संवत पूछा जाता है तो 1230 विक्रम संवत। आश्रयदाता? कालिंजर के चंदेल वश्य। परमर्दी देव। और इसकी भाषा? पिंगल है। विषय वस्तु? इसकी विषय वस्तु देखते हैं कि यह अपने गेय पदों के लिए प्रसिद्ध है। गेयता के लिए प्रसिद्ध है। इस रचना में उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के बेसवाड़ा, महोबा, और बुंदेलखंड इत्यादि क्षेत्रों में इनके गीत इनकी रचना लोकगीतों के रूप में गाई जाती है। और इन क्षेत्रों में इस रचना को आहला व आलाखंड के नाम से जाना जाता है। तो देखो, परमारासो के रचयिता कौन है? जगनिक है। यानी इसका रचना काल पूछा जाता है तो इसका रचना काल है 1173 ईस्वी में। अगर विक्रम संवत पूछा जाता है तो हमारा आंसर रहेगा 1230। आश्रयदाता यानी ये कालिंजर के चंदेल वंशी है।
परमर्दी देव के आश्रय में रहते थे। और इस रचना की यानी इस ग्रंथ की जो भाषा या शैली पूछी जाती है तो वो कौन सी शैली है? पिंगल शैली है। इसकी विषय वस्तु क्या है कि यह अपने गेयता के लिए प्रसिद्ध है। मोस्ट इंपोर्टेंट, अपने गेयता के लिए प्रसिद्ध है। इस रचना में क्या है कि उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड यानी उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के बेसवाड़ा, महोबा और बुंदेलखंड इत्यादि क्षेत्रों में इनकी रचना है वो क्या है, आज भी लोकगीतों के रूप में गाई जाती है। लोकगीतों के रूप में गाई जाती है। इन क्षेत्रों में इस रचना को क्या नाम, आहला व आलाखंड के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? आहला व आलाखंड के नाम से। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आप हमें ध्यान रखना है कि ये गेयता के लिए प्रसिद्ध है। फिर इनकी रचना बेसवाड़ा, महोबा और बुंदेलखंड इत्यादि क्षेत्रों में क्या है, लोकगीतों के रूप में गाई जाती है। और इन क्षेत्रों में इन रचना को नाम यानी आला व आलाखंड के नाम से भी जाना जाता है। तो एक बार क्या है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इनके गीत है वर्षा ऋतु में गाए जाते हैं। वर्षा ऋतु में। और इस रचना में क्या है, इस रचना में आहला व उदल की वीरता का वर्णन मिलता है। आहला व उदल की वीरता का वर्णन मिलता है। इस रचना का सर्वप्रथम प्रकाशन सर्वप्रथम प्रकाशन 1865 ईस्वी में फरूरकाबाद यूपी के तत्कालिक कलेक्टर चार्ल्स इलियट के द्वारा करवाया गया। इलियट के द्वारा आहला खंड के नाम से करवाया गया है। आहला खंड के नाम से। और इसका दूसरा प्रकाशन बाबू श्याम सुंदर दास ने नागरी प्रचारणी सभा काशी के माध्यम परमार रासो से करवाया गया है। परमार रासो नाम से करवाया गया। यानी इनके गीत है वो पूछे जा सकते हैं कि किस ऋतु में गाया जाता है, तो हमारा आंसर रहेगा वर्षा ऋतु में। यानी आहला व आलाखंड के जो गीत गाए जाते हैं वो किस ऋतु में गाए जाते हैं? वर्षा ऋतु में। इस रचना को यानी आहला व उदल दो वीर थे, उनकी वीरता का वर्णन मिलता है। इस रचना का सर्वप्रथम प्रकाशन पूछा जाता है तो वो 1865 ईस्वी में
फुर्रखाबाद के तत्कालिक कलेक्टर चार्ल्स इलियट के द्वारा किस नाम से करवाया गया था? आलाखंड के नाम से करवाया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट अगर पूछा जाता है कि परमार रासों का आलाखंड से प्रकाशन किसने करवाया, तो हमारा आंसर रहेगा कलेक्टर चार्ल्स इलियट के द्वारा। कब करवाया गया था? 1865 ईस्वी में। और इसका दूसरा प्रकाशन यानी दूसरा प्रकाशन बाबू श्याम सुंदर दास के द्वारा, बाबू श्याम सुंदर दास के द्वारा नागरी प्रचारणी सभा काशी के माध्यम से किस नाम से करवाया गया था? परमार रासों के नाम से। यानी परमार रासों के नाम से अगर इसका प्रकाशन पूछा जाता है तो वो हमारा आंसर रहेगा बाबू श्याम सुंदर दास ने नागरी प्रचारणी सभा काशी के माध्यम से परमार रासों से करवाया गया था। और सर्वप्रथम प्रकाशन इसका करवाया था कलेक्टर चार्ल्स इलियट के द्वारा आलाखंड के नाम से। तो एक बार आप क्या है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस रचना को भी अर्ध प्रमाणिक रचना माना है। इनकी एक प्रसिद्ध पंक्ति है, बहारा वर्ष लो फूक कर जिए। ओ तेरे ले जी सियार। बरस 18 छत्री जीवे। आगे जीवन रो अधिकार, जीवन रो अधिकार। ये पंक्तियां मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बारी परीक्षा में पूछी भी जाती है कि बहरा वर्ष लो कुकर जिए, ओ तेरे ले जे सियार, वर्ष 18 छत्री जिए, आगे जीवन रो अधिकार। ये पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? तो हमारा आंसर क्या रहेगा? परमार रासों से। देखो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस रचना को क्या माना है? अर्ध प्रमाणिक माना है। और इसकी प्रसिद्ध पंक्ति पूछी जाती है तो वर्ष 12 वर्ष लो कुकर जिए, ओ तेरे ले जिए सियार, वर्ष 18 छत्री जिए, आगे जीवन रो अधिकार। ये पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? तुम्हारा आंसर रहेगा परमार रासों से। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दूसरा ग्रंथ आता है हमारा हुमायूं रासो। दलपति विजय। रचना काल, इसका रचना काल है 9वीं शताब्दी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पूछा जाता है तो 9वीं शताब्दी।
और डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया, हजारी प्रसाद द्विवेदी, और अगरचंद नाटा के अनुसार पूछा जाता है तो 17वीं शताब्दी। इस रचना का प्रधान रस वीर रस है। कौन सा रस है? वीर रस है। इस रचना में राजस्थानी भाषा का प्रयोग हुआ है। राजस्थानी भाषा का प्रयोग। और इस रचना में 5000 पद हैं। और इस रचना में बगदाद के खलीफा अल मामू और चित्तौड़ के रावल खुमान के मध्य हुए 24 युद्धों का वर्णन किया गया है। तो क्या है? खुमान रसो, यानी इसके रचनाकार नाम पूछा जाता है तो इसके रचनाकार कौन है? दलपति विजय। और इसका रचनाकाल पूछा जाता है तो इसका रचनाकाल 9वीं शताब्दी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी क्या है? 9वीं शताब्दी माना है। और मोतीलाल मेनारिया, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अगरचंद नाटा के अनुसार पूछा जाता है तो इसका समय है 17वीं शताब्दी। और इस रचना का अगर प्रधान रस पूछा जाता है तो वो प्रधान रस कौन सा है? वीर रस है। इस रचना में क्या है? राजस्थानी भाषा का प्रयोग हुआ है। राजस्थानी भाषा का प्रयोग हुआ है। और इस रचना में कितने पद हैं? इस रचना में 5000 पद हैं। और इस रचना में कहा जाता है कि बगदाद के खलीफा अल मामू और चित्तौड़ के रावल खुमान के मध्य हुए 24 युद्धों का वर्णन किया है। कितने युद्धों का वर्णन किया गया है? 24 युद्धों का वर्णन किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। तो एक बार आप क्या है? स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार खुमान का शासनकाल 869 विक्रम संवत से 893 विक्रम संवत माना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यदि खुमान का शासनकाल पूछा जाता है तो हमारा आंसर क्या रहेगा? 869 विक्रम संवत से 893 विक्रम संवत। मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब अगली रचना आती है हमारी हमीर रासो। हमीर रासो
इसके रचनाकार सारंगधर। या जोधराज। रचना काल 1357 ईस्वी। इस रचना का वर्तमान में पूर्ण रूप से मूल रूप में उपलब्ध नहीं है। मूल रूप में उपलब्ध नहीं है। और इस रचना के कुछ पद प्राकृत पेंगलम में संकलन किए गए हैं। इस रचना में सारंगधर, विद्याधर, बब्बर, जज्जल, इन चारों कवियों के रचित पद का संकलन किया गया है। तो इसके संकलनकर्ता कौन है? अगर संकलनकर्ता पूछा जाता है तो विद्याधर, लक्ष्मी विद्याधर। लक्ष्मी सीधे लक्ष्मीधर है। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अगर कुमार रसों का समय पूछा जाता है तो हमारा आंसर रहेगा 869 से 893 विक्रम संवत। और अमीर रसो यानी अमीर रसो के रचयिता कौन है? सारंगधर या जोधराज। इसका रचना काल पूछा जाता है तो इसका रचना काल है 1357 ईस्वी। और यह रचना क्या है? वर्तमान में क्या है? इसका पूर्ण रूप से यह मूल रूप में उपलब्ध नहीं है। यानी वर्तमान में यह अमीर रसो रचना है वो पूर्ण रूप से मूल रूप में उपलब्ध नहीं है। और इस रचना के जो कुछ पद हैं वो हमें किस में मिलते हैं? प्राकृत पेंगलम में कुछ पद इनके मिलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। और इस रचना में सारंगधर, विद्याधर, बब्बर व जज्जल इन चार कवियों के रचित पद हैं वो का संकलन किया गया है। और इसके संकलनकर्ता का नाम पूछा जाता है तो वो कौन सा है? लक्ष्मीधर। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नोट लगा कर लिखो। इस रचना में उल्लेखित हमीर शब्द को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने
हमीर शब्द कवि अपवर्ष के रूप में माना है। नोट लगाओ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस रचना की समाप्ति इस रचना को अपवर्ष भाषा काव्य की समाप्ति मानी है। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इस रचना में क्या है, अपवर्ष भाषा काव्य की समाप्ति मानी जाती है। वो कौन सी रचना है, हमीर रासो। यानी इस रचना में उल्लेखित हमीर शब्द, ये हमीर शब्द है, इसको क्या है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हमीर शब्द के लिए अपवर्ष कवि के रूप में माना है। तो अगली रचना आएगी हमारी परमार रासो। परमार रासो परमार रासो नहीं है, सॉरी। अगली रचना है विजयपाल रासो। विजयपाल रासो, इसके रचयिता नल सिंह भट्ट। नल सिंह भट्ट। रचना काल 17वीं शताब्दी। मिश्र बंधुओं के अनुसार 1298 ईस्वी। इसकी विषय वस्तु लिखो। विषय वस्तु, यह रचना अपवर्ष भाषा में है। यह रचना अपवर्ष भाषा में प्रयोग किया गया है। प्रयोग किया गया है। जिसके कारण अधिकांश इतिहासकार इस रचना को हिंदी साहित्य में स्थान नहीं देते हैं। हिंदी साहित्य में स्थान नहीं देते हैं। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार क्या है, अपवर्ष भाषा काव्य की समाप्ति पूछी जाती है तो हमारा आंसर रहेगा, कौन सी रचना थी वो, हमीर रासो यानी विजयपाल रासो। इसके रचनाकार पूछे जाते हैं तो हमारा आंसर रहेगा नल सिंह भट्ट। यानी विजयपाल रासो है, इसके रचनाकार कौन है, नल सिंह भट्ट। और इसका रचनाकाल पूछा जाता है तो वो 17वीं शताब्दी है। रचनाकाल 17वीं शताब्दी। मिश्र बंधुओं के अनुसार पूछा जाता है तो वो 1298 ईस्वी है। इसकी विषय वस्तु क्या है, इस रचना में क्या है, अपवर्ष भाषा का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है, अपवर्ष भाषा का, जिसके कारण अधिकांश इतिहासकार हैं वो इस रचना को हिंदी साहित्य में स्थान ही नहीं देते। हिंदी साहित्य में स्थान नहीं देते किस रासो को, विजयपाल रासो को। तो एक बार आप क्या है स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
इस रचना में विजयगढ़ करौली के राजा विजयपाल और बंगाल के राजा के मध्य हुए युद्धों का वर्णन किया गया है। नोट लगाकर लिखो। वर्तमान में इस रचना में मात्र 42 ही पद हैं। यानी इस रचना में एक तो विजयगढ़ करौली के राजा विजयपाल और बंगाल के राजा के मध्य हुए युद्धों का वर्णन किया गया है। वर्तमान में इस रचना में कितने पद हैं? 42 पद हैं। विजयगढ़ करौली के राजा विजयपाल और बंगाल के राजा के मध्य हुए युद्धों का वर्णन किया गया है। और वर्तमान में क्या है? इस रचना में कितने पद पे? 42। ध्यान रखना है कि पूछा जा सकता है कि विजयपाल रासों में कितने पद हैं, तो हमारा आंसर रहेगा 42 पद। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आज की हमारी क्लास है यहीं तक, क्योंकि हमने रासो साहित्य वो कंप्लीट कर लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।